to my channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problems, guys. Well, आज हमारे इस एपिसोड में आप देखने वाले हो चैप्टर नंबर 9 के सेकंड फेज को, जहां पर पिछली बार आप लोगों ने सिर्फ किसी एक एंगल, आइदर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बात की थी। इस वाले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि मल्टीपल एंगल्स में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। वेल, चैप्टर के क्वेश्चंस पे तो बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ करना है। यहां पर जो सब्सक्राइब नाउ का बटन है, प्लीज उसे क्लिक करें अगर आप हमारे चैनल पर आप न्यू हैं, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई नोटिफिकेशन ना मिले तो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस में आपको कोई लॉस फील हो। वेल, अब एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं आगे बढ़ने से पहले कि भैया, अगर आप चाहते हो डेली लाइव लेक्चर, डाउट सेशंस, स्टडी मटेरियल थ्रू आउट द ईयर, सो दैट आपकी जो परफॉर्मेंस है और आपकी जो पढ़ाई है वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होती रहे, सो उसके लिए आप हमारे प्राइम मेंबर बने, पेड मेंबर बने, है ना। और उसके लिए आपको हमारे अर्बन विद्या की ऐप तक जाना होगा और प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। और कोई दिक्कत होती है कि कैसे हम कोर्स ज्वाइन करें, तो उस रिगार्डिंग कॉल करने के लिए ये दिया हुआ है आपको मेरा नंबर, सो डू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन। सो गाइस, मल्टीपल एंगल्स की बात मैं कर रहा था। मल्टीपल एंगल्स यहाँ एनसीईआरटी में बेसिकली हाईएस्ट नंबर ऑफ एंगल 2 ही है। तो मतलब पिछली बार एक एंगल पे बात की थी, इस बार 2 एंगल्स पे हमको बात करनी है, लेकिन 2 एंगल्स के साथ एक कंफ्यूजन आता है कि भाई एक एंगल अलग होगा, दूसरा एंगल अलग होगा। फॉर एग्जांपल एक 45 है, दूसरा 60 है, तो कौन कहां बनेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इनको एक्सचेंज कर दिया गलती से तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आओ ज़रा मैं कुछ अलग अलग ऐसे सिचुएशंस लेता हूं और वहां पर ये एंगल्स की क्लबिंग करके आपको बताता हूं। तो कैसे कैसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि भाई आपके सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग होस्ट हो रहा है, ठीक है। उस फ्लैग की हाइट जो है वो कुछ h1 है और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कुछ h2 है ना। हो सकता है h1 h2 दोनों मालूम हो सकता है कोई एक मालूम हो। एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, और जब आप इस पॉइंट को देख रहे हो तो जो ये ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे है और हम ऑब्जर्व करने वाले हैं बिल्डिंग के टॉप को और फ्लैग के टॉप को, ठीक है। इन सम अदर टर्मिनोलॉजी कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलता है, ये बोलते हैं फ्लैग के टॉप और फ्लैग के बॉटम को। सो अल्टीमेटली फ्लैग का बॉटम और बिल्डिंग का टॉप एक ही चीज है, लेकिन दोनों ही चीजों को देखने के लिए जो लाइन ऑफ साइट बनेगी, वो लाइन ऑफ साइट कैसी बनने वाली है, वो लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने वाली है। सो यहां पर एक एंगल और यहां पर एक एंगल। ये बहुत सिंपल सा केस है। यहां पर अगर कोई 2 एंगल होंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, अंदर वाला 45, बाहर वाला 60, या यू बोलो नीचे वाला 45 और ऊपर वाला 60, ठीक है। तो ये पहला केस था। केस 2 की बात करेंगे। इन केस 2 आप क्या देखने वाले हो, केस 2 में आप ये देखने वाले हो भाई कि ये बिल्डिंग है, ठीक। अब ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को आप जब इस पोजीशन पे थे, आप कार ड्राइव करते हुए आ रहे हो और ये वो आईफल टावर है जिसको आप देखते हुए आ रहे थे, आईफल टावर की तरफ बढ़ रहे थे। सो आईफल टावर के टॉप को आपने ए पॉइंट से देखा और फिर बी पॉइंट से देखा। सो ऑब्वियस है यहां पर भी 2 अलग अलग एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको देखने वाले, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिलने वाले हैं। ये आपके आईफल टावर का टॉप आप देखने वाले हो। तो यहां पर भी जब ये मल्टीपल एंगल्स होने वाले हैं, सो आप जानिए कि दूर जितना आप रहोगे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग से, उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से, या कुछ भी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके टॉप से जितना आप दूर होगे उतना ही आपका जो स्लोप है वो कम होगा। यानी कि अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिया था कि 45 डिग्री और 60 डिग्री हमारे 2 एंगल्स हैं, तो ये वाला 45 होगा, ये वाला 60 होगा। जितना आप क्लोज हो जाओगे उतना ही आपको ऊपर वाले पॉइंट को देखने के लिए लाइन ऑफ साइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसका स्लोप इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब आप समझ के देखिए, अगर ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मार्कर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ, तो जो मेरा ये क्या बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ये आप देख सकते हो
इस तरीके से कम एंगल पर है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे आके देखूंगा इसे तो मुझे अपने आप फेस को देखो, मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ा। सो ऑब्वियस है जो मेरा लाइन ऑफ साइट है वो ऊपर गया। सो इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे ही आप क्लोज आते हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के तो वहां पर एंगल आपका जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो ना बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा। इतना एक उल्टा कर दिया आपने, 45 की जगह 60, 60 की जगह 45, यू विल लूज योर मार्क्स। ठीक है, एंड कंप्लीट मार्क्स, क्योंकि शुरुआत डायग्राम से होगी इन क्वेश्चंस में। जब आप बोर्ड में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके डायग्राम पे नजर जाएगी, उसके बाद आपके आंसर पे नजर जाएगी, और अगर डायग्राम ही गलत तो मतलब क्वेश्चन गलत। ठीक है, सो अब ये दो केसेस आपने देख लिए। अब ये तो थे केसेस एंगल ऑफ कौन से वाले, एंगल ऑफ एलिवेशन वाले, है ना, मतलब ऑब्जर्वर नीचे था और जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर थे। अब मैं यहां पर इन्हीं के करस्पॉन्डिंग वाले केसेस दे रहा हूं, फर्स्ट केस और सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन पे बात करना चाहूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए आप देखिए, ये आपने देखा, ये इस बार आप अपने घर की छत पे खड़े हो। ठीक है, कोई कार आपके घर के गेट को अप्रोच कर रही है। सो एक बार वो ए पोजीशन पे दिखी आपको, थोड़ी देर बाद वो बी पोजीशन पे दिखी आपको। सो ऑब्वियस है यहां पर डिप्रेशन बनाने हैं, 45 एंड 60 बनाने हैं। सो 45 एंड 60 कैसे बनेंगे जरा यहां पर देखिए। ये जो दूर है ये कम पे जाएगा और जो पास है वो 60 पे जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा तो यहां पर अपन लोग ऑल्टरनेटिव एंगल वाले कॉन्सेप्ट से ग्राउंड पे लेके आ जाते हैं एंगल को, 45 डिग्री 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो अप्रोच करना होगा, एंगल्स को अप्रोच करने का तरीका जो है वो इस तरीके से रखना होगा। अब यहां पर अगर अपन बात कर लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग में, अगर आपसे बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम अगर हमको बनाना है तो हम यहां पे जाकर इस सेम पॉइंट और यहां पे जाकर इस सेम पॉइंट को ऑब्जर्व, प्रैक्टिकली ऐसे प्रॉब्लम्स हम इसके रेफरेंस में तो हमें कोई नहीं मिलता है, लेकिन हाँ दूसरा एक केस में यहीं पे समझा सकता हूँ। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये एक छोटी बिल्डिंग है। ठीक है, सो अभी क्या है, आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े हुए हो और उधर से आप क्या देख रहे हो, इस छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो और बॉटम को देख रहे हो। ठीक है, हमारे को दो एंगल यहाँ पे भी दिए हुए थे, एक दिया हुआ था 45, एक दिया हुआ था 30। तो अगर मुझे यहाँ पर वो एंगल बनाने तो मैं कैसे बनाऊंगा? सो मैं यहाँ पर बना दूंगा एक आपका 45, सॉरी ये नहीं 45 और 30 बोले ना इस बार मैंने, 45 डिग्री और 30 डिग्री। सो ये जो होगा ये 30 डिग्री, क्योंकि ये नज़दीक है इसके, और उसी से जस्ट परपेंडिकुलरली नीचे जो पॉइंट है वो दूर हो गया है, और जब वो दूर हो गया है यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ये दो डिफरेंट हाइट्स की बिल्डिंग होती हैं, छोटी वाली बिल्डिंग से आप इमेजिनरी लाइन के थ्रू एक परपेंडिकुलर बड़ी वाली बिल्डिंग पर ज़रूर डालें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये जो एंगल है इसको अगर यूज़ करना है 30 डिग्री वाले को तो ऑल्टरनेटिव एंगल लगाना है, तो ऑल्टरनेटिव एंगल लगाने के लिए एक पैरेलल लाइन चाहिए। तो जो इमेजिनरी लाइन यहाँ थी उसके करस्पॉन्डिंग एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर आ गई। सो दिस विल बी व्हाट 30 डिग्री, एंड ये अगर 45 है तो यहाँ पर आपका ये 45 डिग्री हो गया, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो अब कुछ और केसेस पर बात करते हैं। मैं इसको रब करूंगा, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो जल्दी से ले लीजिए। आई विल बी बैक इन 10 सेकेंड्स। मतलब ऐसा है कि ऑलमोस्ट जितने भी केसेस होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो मेरी इस गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्व आसानी से होंगे। अब इसमें एक और अस्त्र शस्त्र तुम यहाँ पर मुझसे हासिल कर लो भैया, अर्जित कर लो। तो मैं बता देता हूँ एक और केस। ये दो बिल्डिंग्स फिर से आ गई हैं। ठीक है, अब ये दो बिल्डिंग्स आपके सामने हैं। यहाँ पर ना इसके बॉटम से इसके टॉप को देखने वाले हो और इसके बॉटम से इसके टॉप को देखने वाले हो। तो ऑब्वियस है छोटी वाली बिल्डिंग से बड़ी वाली बिल्डिंग की तरफ जब देखोगे तो बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा।
अगर यहाँ पे 60 और 30 डिग्री होते तो यहाँ 60 डिग्री आएगा छोटे की बेस से, ठीक है ना। अगर आप टॉप को देखोगे तो यहाँ पर आपको बड़ा एंगल मिलेगा, और अगर आपने यहाँ से देखा फुट से, किसके बड़े वाले के फुट से छोटे वाले के टॉप को, तो छोटा एंगल यहाँ पर आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो ये आपको इस तरीके से याद रखना है ना। और अब दो बिल्डिंग के एक और केस पे बात करवाता हूँ। दो बिल्डिंग है, फिर से इस बार दो बिल्डिंग है। अभी ऐसा भी केस हो सकता है कि भैया ये जो छोटी वाली बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ से मैं एक बार ऊपर देखूं, फिर एक बार नीचे देखूं, ठीक है। सो याद रखना, यहाँ पर हमें एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा। सिंपल है, डिप्रेशन जैसा भी दिया हो, छोटे और बड़े का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे जिसके आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको ये जो इमेजिनरी लाइन बनाई है छोटी वाली से बड़े तक, उसके नीचे बना लेना है। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री दिया हुआ है और टॉप देखने के लिए हमको 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके के सारे केसेस जो हैं अपन लोगों को मिलने वाले हैं। अब और बातें इस पे ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं, और हमने जहां पिछली बार एक्सरसाइज को छोड़ा था उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट तो जल्दी से ले लो, और फिर मैं क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं और आपको पढ़ के बताता हूं। सो एवरीवन जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमको बात करनी थी। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. सो वेल डायग्राम आपके सामने तैयार कर रहा हूं मैं। आइए बोर्ड पर आप लोग यहां पर देखें। अब जैसा कि बोला है उन्होंने कि ये है हमारे पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना दी। इस बिल्डिंग को ए बी बोल देते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा ग्राउंड तैयार कर दें, ठीक। यहां पर ये एक बॉय है जिसकी हाइट हम लोगों ने 1.5 मीटर लेनी है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब ये बॉय एक नई पोजीशन पे आ रहा है थोड़ी देर बाद। क्या दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ है? ओके, सो जो इसकी पहले पोजीशन थी, बॉय की पोजीशन नंबर 1, उसको हम सी बोलते हैं, पोजीशन नंबर 2 डी बोलते हैं। तो सी पर जब ये था तो ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, ठीक है। जब ये बॉय इस डी पोजीशन पे आ गया तो उस समय यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। मुझसे पूछा यह जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस सी डी है ये कितना है, मतलब कितना ये वॉक करके आगे बढ़ा है बॉय, ठीक। डायग्राम समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझा देता हूं। यहां पर ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 1.5 मीटर बॉय है। अब उसके बाद ये बॉय जब ऊपर देख रहा है तो 30 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप को देखते समय इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये कुछ कदम आगे चला, हमें नहीं पता कितना चला, यही निकालना है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो चुका है 60 डिग्री। अब आगे हमें बढ़ना है। यहां एक बात को जरा समझें, जो बॉय है इस बॉय की हाइट को कंसिडर करना पड़ रहा है क्योंकि गिवन है। अगर नहीं दी होती तो ऑन ग्राउंड ही हम आई सपोज कर लेते। ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपको समझना है। और ऐसा कब होता है? जब समझो ये 1.5 मीटर और ये मान ले 150 मीटर है, 180 मीटर। सो 180 के सामने 1.5 जो है वो इजीली इग्नोर कर सकते हैं। इस कारण से वहां पर हम कैलकुलेशंस में उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन यहां पर तो इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि उन्होंने खुद बताया है बॉय की हाइट। अब एक और बात, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ नॉनसेंस सवाल करने चालू कर देते हैं। सर हाइट अगर मान लीजिए आपकी 5 फीट है ना, फॉर एग्जांपल 5 फीट है, तो 5 फीट की अगर आपकी हाइट है
तो उसमें आइस जो है एग्जैक्टली 5 फीट पे थोड़ी ना होती हैं, आइस तो थोड़ी सी नीचे होती हैं। भाई मैथ्स कर रहे हो, इसीलिए ये जो माथे का डिस्टेंस है ना इसको इग्नोर कर देना और आइस जो है वो यहीं टॉप पर अज्यूम करना, ठीक। सो अभी ये 1.5 मीटर पे ही आइस होंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये नहीं मालूम कितना बड़ा। मैं तो एक काम करता हूं कि सी का डिस्टेंस x ले लेता हूं b से और d का डिस्टेंस y ले लेता हूं। एक बार x कैलकुलेट करूंगा, एक बार y कैलकुलेट करूंगा और फिर जब मुझे पता करना है कि कितना वॉक किया तो मैं x माइनस y कर दूंगा। सो आओ जरा देख लेते हैं, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर देंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD आते हैं। सो इन ट्राइंगल ABD 1060 लगाएंगे। कारण क्या है 1060 लगाने का? क्योंकि हमें बेस जो है हम उसमें इंटरेस्टेड हैं और जो हमारा ये जो हाइट है वो हमें नोन है, नोन नहीं भी है तो निकाला जा सकता है। आप ज़रा समझिए, ये टोटल 30 था, ये 1.5 था, तो 1.5 30 में सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ होगा 28.5। सो ये 28.5 हमारे पास है। सो 1060 या अभी शुरुआत अगर आप tan थीटा लेके करना चाह रहे हो तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इमेजिनरी पॉइंट को भी कुछ नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर BDC हो चुका है, ये हो जाएगा EF और G, और ट्राइंगल ABD नहीं, इस बार हमको ट्राइंगल लेना होगा ट्राइंगल AGF, सॉरी। सो ट्राइंगल AGF में अगर मैं tan थीटा लिख रहा हूं तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर दैट इज AG अपॉन FG। ये बेस हम लोगों ने यहां पर ले लिया। अब यहां वैल्यूज हम डाल सकते हैं, tan 60 ये हुआ और उसके बाद AG को आप लिख सकते हो 28.5, फिर आता है FG। सो FG हमने y सपोज किया है, tan 60 की वैल्यू हो गई √3, सो 28.5 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। आई नो आपके ख्याल में रैशनलाइजेशन आ रहा होगा, बट अभी रोक के रखो, मैं बाद में देखूंगा, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो रैशनलाइज करूंगा। नाउ कम्स ट्राइंगल AGE। अब यहाँ पर भी वही tan थीटा वाला फॉर्मूला, सीधी वैल्यू लिखते हैं tan 30, और tan 30 के लिए जो बेस मैं लेने वाला हूँ और जो परपेंडिकुलर लेने वाला हूँ वो क्या होगा? AG अपॉन GE। सो ये हो गया 1 अपॉन √3, और ये AG की वैल्यू जो है भाई साहब ये आपको मालूम है क्या? हाँ जी 28.5 ही है। और यहाँ पर ये जो आपका EG है इसको आपने क्या सपोज किया? x। सो x इक्वल टू 28.5 √3। यार मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए, इसे सिंपलीफाई करना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी नीड होगी। सो अब 3 √3 डायरेक्ट लिख दूं? भाई आपको पहले ही बताया था √3 इंटू √3 करोगे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब 3 को इससे डिवाइड करोगे, सो भैया 3 9 27 और फिर ये 15 कैरी हो गया तो 9.5 हो गया। सो y इज इक्वल्स टू हो जाता है 9.5 √3। सो अब मैं अगर यहाँ आपसे पूछूं डिस्टेंस वॉकड बाय बॉय, so it will be x minus y, so it will be 28.5 √3 minus 9.5 √3। ठीक है, अब क्या? तो 28 में से 9 जाएगा, 19 √3 इज द आंसर। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इन टोटल हमने करा क्या? हमने 2 ट्राइंगल्स में एक बार बेस y निकाला, एक बार बेस x निकाला और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट। और थोड़ा दिमाग लगाना है तो लगा लो, वीडियो पॉज करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हो गया स्क्रीन से आउट और वापस आ रहा हूं विद द न्यू क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम NCERT।